Hello everyone, this is Udita Pandey from Ideation Commerce Classes. लास्ट लेक्चर में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर डिस्कस किया था. आज हम उसी को कंटिन्यू. लास्ट क्लास में हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे? कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी और कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंट डिस्कस कर लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्स. इनकम्स जो हैं वो दो टाइप्स की होती हैं. एक होती है हमारी फैक्टर इनकम और दूसरी है ट्रांसफर इनकम. दोनों इनकम्स जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं हम. सबसे पहले कौन सी हमारी फैक्टर इनकम. किसी भी इकोनॉमी में फैक्टर इनकम प्रोडक्टिव नेचर की इनकम कंसिडर की जाती है. तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम इज द फ्लो ऑफ इनकम दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिराइव कर रहे हैं और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिस इनकम को डिराइव करते हैं वो इनकम है हमारी फैक्टर इनकम. और फैक्टर इनकम का जो मेन मोटिव होता है, मेन पर्पस होता है, वो होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करने का. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करते हैं और वो इनकम जो है वो क्या कंसिडर की जाती है? फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होती है और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होती है. फॉर एग्जाम्पल, फैक्टर इनकम ऑन द यूज ऑफ लैंड इज कॉल्ड रेंट. लैंड पे जो फैक्टर इनकम अर्न की जाती है उसको क्या बोलते हैं? हम रेंट बोलते हैं. इनकम जनरेटेड फ्रॉम लेबर इज कॉल्ड वेजेस एंड इनकम जनरेटेड फ्रॉम कैपिटल इज कॉल्ड प्रॉफिट. आई होप फैक्टर इनकम आपको समझ में आ गया है. ये चीज हमें याद रखनी है. फैक्टर इनकम इज द ओनली इनकम विच इज इंक्लूडेड इन बोथ national income as well as domestic income. The next income is transfer income. Next income कौन सी है हमारी? Transfer income. पहले definition देख लेते हैं. It refers to the income received without rendering any productive services in return. वन साइडेड है और वन साइडेड कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट. ट्रांसफर इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो वन साइडेड है. इसका मतलब एक पेयर है वो किसी रिसीवर को इनकम दे रहा है जिसके बदले में रिसीवर पेयर को कुछ भी नहीं दे रहा. टू साइडेड कॉन्सेप्ट नहीं है ट्रांसफर इनकम का. ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती. क्यों नहीं की जाती? बिकॉज नेशनल इनकम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव नेचर की इनकम्स को इंक्लूड करता है. That is why transfer incomes are not included in national income. अच्छा, अब ट्रांसफर इनकम जरूरी नहीं है सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में ही रिसीव हो. ट्रांसफर इनकम को हम अब्रॉड से भी रिसीव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप हो गए, सब्सिडीज हो गए, ग्रांट्स हो गए, ये हमको अब्रॉड से भी मिल सकते हैं. तो ये ट्रांसफर इनकम तो कहलाएंगे पर ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होंगे. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल्स हैं ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, टैक्सेस रिसीव बाय गवर्नमेंट. अब आपका सवाल ये होगा कि टैक्सेस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट कैसे ट्रांसफर इनकम हो सकते हैं? इससे तो प्रोडक्शन होता है, लेकिन टैक्सेस के थ्रू कोई भी डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं होता. इसका मतलब आपके घर के आगे रोड बननी है, आपने टैक्स पे किया, आपको रिसिप्ट नहीं मिलेगी कि आपके पे किए हुए टैक्स से आपके घर के आगे रोड बन गई या आपके घर के आगे का गड्ढा भर गया. समझ आ रही है बात मेरी? Taxes are not direct receipt of services rendered. That is why हो सकता है उन टैक्सेस से गवर्नमेंट ने अपना कई सालों पुराना लोन पे ऑफ किया हो, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट का लोन पे ऑफ किया हो. सो देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टैक्सेस एंड सर्विस प्रोवाइडेड. दैट इज वाई taxes are considered as taxes paid by public to government are considered as transfer income. आई होप आपको ट्रांसफर इनकम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. डेफिनेशन हमने देख ली. नाउ ट्रांसफर इनकम इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज. ट्रांसफर इनकम की भी कितनी कैटेगरीज हैं? दो कैटेगरीज हैं. पहला जो कैटेगरी है वो है हमारी करंट ट्रांसफर. करंट ट्रांसफर जो है दीज आर मेड आउट ऑफ करंट इनकम. जो आज की हमारी इनकम है, जो इस ईयर की हमारी इनकम है, इस इनकम से जो भी ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं दे आर नोन एज करंट ट्रांसफर. ये रेगुलर नेचर के होते हैं और इनका जो मेन मोटिव होता है वो कंजम्पशन नेचर का मोटिव होता है. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट देती है ओल्ड एज पेंशन देती है गवर्नमेंट. जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं, उनको गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करती है. इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में देखा होगा. हिंदी में इसको कहते हैं बेरोजगारी भत्ता.
गवर्नमेंट ऐसे लोगों को, जो लोग जॉब की सर्च कर रहे हैं, दोज आर विलिंग टू वर्क, दोज आर एबल टू वर्क, और उनको काम नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट उनको क्या प्रोवाइड करती है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करती है। तो ये सारी जो इनकम्स है ना, इनको करंट ट्रांसफर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ड्यूरिंग अ ईयर गवर्नमेंट कई बार इन सर्विसेज को ट्रांसफर करती है और मंथली ही ट्रांसफर कर रही है। ओल्ड एज पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस तो मंथली ही ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। आ रही है आपको ये बात समझ में? करंट ट्रांसफर्स, ये इनकम इसी साल में कई बार लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफर की जा रही हैं। दे आर ट्रांसफर इनकम बिकॉज इन रिटर्न ना ही वो ओल्ड एज पर्सन गवर्नमेंट को कुछ सर्विसेज दे रहे हैं और ना ही वो अनएम्प्लॉयड पर्सन अभी करेंटली गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन टू कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर, दीज आर मेड आउट ऑफ वेल्थ ऑफ टैक्स पेयर। इनकम ऑफ टैक्स पेयर करंट होती है, ठीक है, ये डिफरेंस आप समझो। इनकम ऑफ टैक्स पेयर क्या होती है? करंट होती है। और वेल्थ ऑफ टैक्स पेयर कैसी होती है? अक्यूमुलेटेड होती है, ठीक है। समझना, मिस्टर एक्स हैं, उनके पास 5 लाख रुपए रखे हुए हैं, 5 लाख रुपए उनके पास रखे हुए हैं। अब वो क्या हो गया, उनके पास 2 लाख रुपीस की और इनकम आई, वो भी उन्होंने उस 5 लाख में क्या कर ली? ऐड कर ली। तो ये अक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, ये क्या हो गई? उनकी वेल्थ हो गई, है ना। तो वेल्थ जो है वो इरेगुलर नेचर, वेल्थ से जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो कैसी है? हमारी इरेगुलर नेचर की है। और इनसे जनरली क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन होता है। मतलब अब ये जो मिस्टर एक्स जो एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, हो सकता है आगे जाकर वो कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाने वाले हों, या फिर वो क्या करने वाले हों, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हों, शेयर्स खरीदने वाले हों, स्टॉक्स खरीदने वाले हों। आप समझ रहे हो इस कॉन्सेप्ट को कि कोई भी पर्सन एक्यूमुलेशन कर रहा है आज, ताकि वो फ्यूचर में उसको क्या कर सके? इन्वेस्टमेंट कर सके उसका। तो ये ट्रांसफर्स कौन से होते हैं? हमारे कैपिटल ट्रांसफर। किसी भी तरह के कैपिटल ट्रांसफर्स नेशनल इनकम में ऐड नहीं होते हैं, किसी भी तरह के कैपिटल ट्रांसफर्स नेशनल इनकम में ऐड नहीं होते हैं, और करंट ट्रांसफर्स भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। 2 तरह की इनकम्स हमने डिस्कस की है, एक है फैक्टर इनकम और दूसरी कौन सी है? ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम्स आर प्रोडक्टिव इन नेचर और ट्रांसफर इनकम्स जो हैं दे आर नॉन प्रोडक्टिव इन नेचर एंड दे आर ऑल्सो यूनिलेटरल, वन साइडेड कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसफर इनकम्स का। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। डिफरेंसेस देख लेते हैं हम। पहला डिफरेंस है हमारा मीनिंग का। इसमें फैक्टर इनकम क्या है? इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। एंड ट्रांसफर इनकम, इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न, कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज रिटर्न में नहीं हो रही है। देन कॉन्सेप्ट देखते हैं। फैक्टर इनकम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अर्निंग कॉन्सेप्ट है। फैक्टर इनकम से सामने वाले की क्या हो रही है? अर्निंग हो रही है, चाहे वो लैंड के थ्रू हो, लेबर के थ्रू हो, प्रॉफिट के थ्रू हो। तो फैक्टर इनकम कैसा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा? अर्निंग कॉन्सेप्ट। ट्रांसफर इनकम अर्निंग कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रांसफर इनकम कैसा कॉन्सेप्ट है? रिसीव्ड कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल जो अभी हमने देखा ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन में क्या हो रहा है? वो पर्सन अर्न नहीं कर रहा, वो पर्सन रिसीव कर रहा है। इज दिस क्लियर? देन फैक्टर इनकम में जो रेसिपिएंट हैं वो कौन है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो भी लोग अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जनरली ये हाउस होल्ड्स होते हैं, जो भी अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो इस इनकम को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। देन ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम जनरली कौन रिसीव कर रहे हैं? जनरली रिसीव बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। हाउस होल्ड कैसे रिसीव कर रहे हैं? हाउस होल्ड में वो लोग जो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल ये ओल्ड एज पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयड पर्सन हो गए, तो इनको जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं या पेंशन मिल रहे हैं वो उनकी क्या हो गई? ट्रांसफर इनकम हो गई। सिमिलरली गवर्नमेंट को भी हम टैक्सेस दे रहे हैं। अभी मैंने टैक्सेस का कॉन्सेप्ट बताया कि जरूरी नहीं है वो टैक्सेस प्रोडक्टिव इन नेचर हो, तो वो भी कौन सी इनकम हो गई? ट्रांसफर इनकम गवर्नमेंट की हो गई। एग्जाम्पल्स देख ही चुके हैं हम। एग्जाम्पल फैक्टर इनकम के रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, और ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल्स क्या है? स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा। नाउ कॉन्सेप्ट आ गया आपको समझ में? तो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं? हमने पढ़ा क्यों अभी फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा? बिकॉज चैप्टर यूनिट जो है हमारी, यूनिट कौन सी है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स।
ये जो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर सकें। और इसी कंक्लूजन हमको क्या मिला कि सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम से नेशनल इनकम में ऐड होंगी। ट्रांसफर इनकम चाहे वो करंट ट्रांसफर्स हो या कैपिटल ट्रांसफर्स हो, वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स में हमने गुड्स को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। पहली कैटेगरी है हमारी फाइनल गुड और दूसरी कैटेगरी है इंटरमीडिएट गुड। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फाइनल गुड्स के बारे में। व्हाट आर फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स होते क्या हैं? गुड्स विच आर आइदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ऐसे गुड्स जिनको हम कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे गुड्स कौन से हैं? फाइनल गुड। यानी इस डेफिनेशन के हिसाब से हमारे घर में हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं, वेदर यू आर यूजिंग अ माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, फर्नीचर, एनीथिंग यू आर यूजिंग एट योर हाउस, इट इज अ फाइनल गुड। क्योंकि उसके लिए आपका जो पर्पस है वो पर्पस क्या है? कंजम्पशन पर्पस है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम सिर्फ ड्यूरेबल गुड्स की बात करें। यहाँ पर जो हमारे ईटेबल्स हैं, मिल्क, वेजिटेबल्स, ये भी फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें कंज्यूमर क्यों परचेज कर रहा है? अपनी कंजम्पशन पर्पस के लिए परचेज कर रहा है। सिमिलरली फर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कुछ गुड्स को यूज करती है, मशीनरी को यूज कर रही है फर्म, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज कर रही है, तो वो उसके लिए क्या हो गए? फाइनल गुड्स हो गए। फाइनल गुड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? फाइनल गुड्स क्या कह रहे हैं? दीज आर दोज गुड्स विच आर आइदर यूज फॉर कंजम्पशन पर्पस और यूज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। दो पर्पसेस है, पहला हो गया कंजम्पशन और दूसरा कौन सा हो गया? इन्वेस्टमेंट पर्पस हो गया। ठीक है, अब सेकंड कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स का। इंटरमीडिएट गुड्स, दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। या तो उनको रीसेल पर्पस के लिए लिया जा रहा है या फिर उनपे अभी प्रोडक्शन होना बाकी है। ठीक है, अभी उनपे प्रोडक्शन होना बाकी है, तो वो गुड्स कौन से हो गए हमारे? और सेम ईयर में ही, सेम ईयर का कॉन्सेप्ट अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, सेम ईयर में ही प्रोडक्शन होना उनपे बाकी है, तो वो गुड्स कौन से हो गए हमारे? इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो आप कह सकते हो कि क्या ये रॉ मटेरियल्स हैं? यस, दीज आर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल। आप इन्हें रॉ मटेरियल ही बोल सकते हो, क्योंकि अगर ये इंटरमीडिएट गुड नहीं होंगे तो हमें फाइनल गुड्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है? गुड यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन लाइक मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स। ठीक है, अच्छा अब आप हो गए कंफ्यूज। क्यों हो गए? क्योंकि अभी आपने कहा मिल्क तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, है ना, जरूर थोड़ी ना मिल्क स्वीट बना के यूज किया जाए, है ना। अब आप इस चीज को समझो कि यहाँ पर फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, नो गुड कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल और इंटरमीडिएट जब तक कि हमें उसका एंड यूज नहीं पता होगा। एंड यूसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक एंड यूसेज नहीं पता होगा तब तक हम कैटेगराइजेशन कर ही नहीं सकते फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का। यानी जो अभी मैंने कहा उसके अकॉर्डिंग, इफ मिल्क इज यूज्ड बाय अ कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन पर्पस देन इट इज अ फाइनल गुड, क्योंकि उसका यूज वहीं खत्म हो गया। उसका एंड यूज क्या हुआ? कंज्यूमर ने उससे चाय बना ली, कॉफी बना ली, खत्म हो गया, है ना। अब यही मिल्क अगर स्वीट शॉप ओनर यूज कर रहा है तो वो क्या करेगा? उससे स्वीट बनाएगा, है ना। तो एंड यूज मिल्क का क्या हो गया? एंड यूज मिल्क का अभी जब तक स्वीट नहीं बना तब तक उसका एंड यूज आया ही नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है। So understanding the concept, you cannot categorize a good as final or intermediate कि आपने मिल्क सुना तो आपने कह दिया अरे ये तो फाइनल है। ठीक है, अच्छा ये टॉपिक जो है एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई करने आता है आपको कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड कौन से हैं, ये आइडेंटिफिकेशन आता है। और आपको जो डिसीजन लेना है कि भाई ये फाइनल गुड है या ये इंटरमीडिएट गुड है, वो किसके बेसिस पर लेना है? एंड यूज के बेसिस पर लेना है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं जरा इसको। देयर आर सम गुड्स विच आर नॉट ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट। कुछ गुड्स हैं जिन्हें इंटरमीडिएट नहीं ट्रीट किया जाता, और क्यों नहीं किया जाता वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला हो गया परचेजेस बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, इसको समझो जैसे आप एक पेपर मेकिंग इंडस्ट्री है और वो दिल्ली में है, और दूसरी पेपर मेकिंग इंडस्ट्री जो है वो पुणे में है।
तो एक पेपर मेकिंग इंडस्ट्री ने दूसरी पेपर मेकिंग इंडस्ट्री के साथ मशीन्स जो हैं वो खरीद लिए, है ना। तो मशीन्स का बाइंग एंड सेलिंग आपस में हो गया। दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड। रीजन बीइंग, दोनों का जो पर्पज है यहाँ पर, दोनों का जो पर्पज है वो क्या है, प्रोडक्शन है, और दोनों ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, रीसेल का उनका पर्पज नहीं है कि दिल्ली से खरीदा और पुणे में बेच दिया और पुणे वाली फर्म भी उसको आगे रीसेल करेगी, ऐसा नहीं होगा। ये जो फर्म है वो अपने मशीन्स को किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, प्रोडक्शन के पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, रीसेल उनका पर्पस नहीं है। एंड यूज वाली बात फिर से यहाँ पर आ रही है, दैट इज वाई दीज गुड्स आर नॉट कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड। नेक्स्ट इसके बाद आता है ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक्स, एयरक्राफ्ट्स परचेज्ड बाय गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर क्या यूज किया है, गवर्नमेंट यूज किया है कि ड्यूरेबल गुड्स, एयरक्राफ्ट्स और ट्रक्स जैसे ड्यूरेबल गुड्स कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ले रही है, तो उनको भी हम इंटरमीडिएट गुड्स नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, बिकॉज दीज गुड्स आर यूज फॉर डिफेंस पर्पसेस। हमारी गवर्नमेंट इनको डिफेंस पर्पसेस के लिए डायरेक्टली यूज कर रही है, सो दीज आर ऑल्सो नॉट टर्म्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Now, difference between final goods and intermediate good. This is the final round up of our topic. तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के लिए हमने क्या देखा, विच आर यूज आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। या तो वो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं या फिर वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। देन इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट गुड के लिए भी दो चीजें हैं, दीज आर आइदर यूज फॉर रीसेल, या तो रीसेल हो रही है, और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, इसी साल में उन पे क्या हो रहा है, फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। द नेक्स्ट बेसिस फॉर डिफरेंस इज डायरेक्ट डिमांड। डिमांड जो है फाइनल गुड्स की डिमांड कैसी है, डायरेक्ट डिमांड है। आप कार ही डिमांड करोगे ना, यू विल नॉट डिमांड टायर कि चलो यार इस साल टायर खरीद लेता हूँ, अगले साल स्टीयरिंग खरीद लूंगा, फिर सीट कवर खरीद लूंगा और तीसरे साल तो कार खुद ही असेंबल कर लूंगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, बट यू विल डायरेक्टली डिमांड अ कार। अब इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड कैसी होती है, डिराइव्ड। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप टायर नहीं डिमांड करें, आप टायर डिमांड तो करोगे, पर किसके लिए करोगे, आपके पास कार होगी ना, उस कार में अगर टायर खराब हो गया होगा तो आप उसको रिप्लेस करने के लिए टायर डिमांड कर रहे हो। इसका मतलब यू डोंट हैव अ डायरेक्ट डिमांड ऑफ टायर, यू विल बी हैविंग अ डायरेक्ट डिमांड ऑफ कार। यानी कार की जो डिमांड है वो डायरेक्ट है और टायर की जो डिमांड है वो कैसी हो गई, डिराइव्ड डिमांड हो गई। तो फाइनल गुड्स की डिमांड है डायरेक्ट और इंटरमीडिएट की गुड्स की डिमांड कैसी है, डिराइव्ड डिमांड। देन फाइनल गुड्स, बिकॉज दे आर फाइनल, दे आर रेडी टू यूज, सो देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर वैल्यू एडिशन। हमने एज इट इज यूज कर ही रहे हैं, हमें कोई वैल्यू एडिशन करने की जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, तो इनमें क्या होना चाहिए, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। अभी वो पूरी तरीके से यूज के लिए तैयार नहीं है, तो वैल्यू एडिशन की जरूरत है। ठीक है। अब देखते हैं फाइनल गुड्स में जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा वो कौन सा है, प्रोडक्शन बाउंड्री। और यहाँ हमने लिखा हुआ है क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री, और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या लिखा हुआ है, स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। तो उसके पहले जरा हम प्रोडक्शन बाउंड्री को समझ लेते हैं ताकि ये पॉइंट हमें अच्छे से समझ में आए। प्रोडक्शन बाउंड्री आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है। स्टार्ट में हमने सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा है, फार्मर ए प्रोड्यूसेस कॉटन एंड सेल्स इट टू बी। एक फार्मर है ए, उसने कॉटन प्रोड्यूस किया और उसने किसको बेच दिया, बी को बेच दिया। फिर बी प्रोड्यूसेस थ्रेड एंड सेल्स इट टू सी, बी ने थ्रेड प्रोड्यूस किया और सी को बेच दिया। सी प्रोड्यूसेस क्लॉथ एंड सेल्स इट टू कंज्यूमर, और फाइनली क्लॉथ किसको मिल गया, कंज्यूमर को मिल गया। तो ये जो ए बी सी के थ्रू पास हो रहा है वो हो गई हमारी प्रोडक्शन बाउंड्री। जब तक ये प्रोडक्शन बाउंड्री में है तब तक वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड। और जैसे ही इसने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लिया और वो कंज्यूमर के पास आ गया तो वो क्या हो गया, फाइनल गुड। तो पॉइंट देखते हैं हम, दोबारा से पॉइंट देखते हैं। पॉइंट क्या कह रहा है, फाइनल गुड्स क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड इंटरमीडिएट गुड्स स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। यानी हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कॉटन, थ्रेड, ये अभी भी क्या है, प्रोडक्शन बाउंड्री में ही है। और जब क्लॉथ बन जाएगा तो इसने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया।
आई होप फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. नाउ अब जब हम बात कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन, हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज इंटरमीडिएट एंड फाइनल. फाइनली अब हम क्लासिफाई कैसे कर पाएंगे फाइनल गुड्स को. तो फाइनल गुड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो ये है, अ गुड दैट कंज्यूमर कंज्यूम्स, जिसे कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, जैसे अब आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, फाइनल गुड में हमारे पास क्या दी हुई है, शर्ट, और इंटरमीडिएट में गुड में क्या दिया हुआ है, फैब्रिक. ठीक है, तो वी डोंट यूज अ शर्ट टू मेक समथिंग एल्स. शर्ट से अब आप कुछ और नहीं बना सकते, है ना. और इंटरमीडिएट गुड में आप फैब्रिक से शर्ट बना सकते हो, फैब्रिक से आप जो चाहे आप कोई भी कमोडिटी बना सकते हो. समझ आ रहा है आपको. तो फाइनल गुड जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज कर रहा है और क्लासिफिकेशन जो है एंड यूज पर आ रहा है. अब ये क्लासिफिकेशन एंड यूज पे कैसे आ रहा है ये आपको इस एग्जांपल में दिख जाएगा. आप देखो यहाँ पर, सॉल्ट कैन बी आइदर एन इंटरमीडिएट गुड और कंज्यूमर गुड. इज दिस ट्रू? यस, इट इज करेक्ट. सॉल्ट इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है, कंज्यूमर गुड भी हो सकता है. कैसे? अगर बेकर ने सॉल्ट खरीदा या किसी रेस्टोरेंट ओनर ने सॉल्ट खरीदा तो वो क्या करेगा, वो सॉल्ट को एज इट इज यूज नहीं करेगा, वो सॉल्ट से कुछ बनाएगा. बेकर ब्रेड बना रहा है, रेस्टोरेंट ओनर डिशेस बना रहा है. ठीक है, और उसके बाद उन डिशेस को सेल कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, ही इज फर्दर मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट इनटू समथिंग एल्स एंड देन सेलिंग दैट प्रोडक्ट. ठीक है, एंड अ कंज्यूमर, इफ अ कंज्यूमर इज बाइंग सॉल्ट, ही विल डेफिनेटली यूज इट. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको. कॉन्सेप्ट है एंड यूज के बेसिस पर. एंड यूज के बेसिस पर तो मैं अब इसको क्लासिफाई करूंगी. एंड यूज के बेसिस पर हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड इज बेस्ड ऑन एंड यूज. एंड यूज है, इफ एंड यूज ऑफ अ गुड इज कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट देन इट इज अ फाइनल गुड. अगर एंड यूज क्या है, कंजम्पशन, एंड यूज क्या है, इन्वेस्टमेंट, तो ये कौन सा है, फाइनल गुड है. इफ इट इज यूज फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन देन इट इज एन इंटरमीडिएट गुड. अगर वो रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है तो फिर वो क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड हो गई. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है. उन्होंने कोई भी एक गुड दे दिया. क्वेश्चन ऐसा आया था कि आइडेंटिफाई वेदर ब्रेड इज अ फाइनल गुड और एन इंटरमीडिएट गुड. वेदर ब्रेड इज अ फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, 3 to 4 मार्क का ये क्वेश्चन आता है. आप आंसर इसको कैसे करोगे, ब्रेड कैन नॉट बी टर्म्ड एज फाइनल और इंटरमीडिएट गुड until the use of bread is determined. ये आपका पहला पॉइंट हो गया, until the use of bread is determined. फिर आप क्या बताओगे, if it is used by a consumer for final consumption it is a final good. अगर कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है तो ये क्या हो गया, फाइनल गुड हो गया. if it is used by a restaurant owner for further production then it is an intermediate good. रेस्टोरेंट ओनर इसको यूज कर रहा है, बेकर यूज कर रहा है, तो वो क्या हो गया आपका, फर्दर प्रोडक्शन या रीसेल हो रही है, देन इट इज एन इंटरमीडिएट गुड. कॉन्सेप्ट आ गया, आंसर राइटिंग भी समझ में आ गया आपको. अब नेक्स्ट हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या, अ कमोडिटी कैन बी बोथ इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल गुड. एक कमोडिटी इंटरमीडिएट भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है. जब तक हमें उसका एंड यूज नहीं पता होगा वी कैन नॉट कंक्लूड इट, वी कैन नॉट टेल कि ये तो इंटरमीडिएट गुड है, ये तो फाइनल गुड है. देन नेशनल इनकम ओनली इंक्लूड्स फाइनल गुड. नेशनल इनकम जो है वो कौन से गुड्स को इंक्लूड करती है, फाइनल गुड्स को इंक्लूड करती है. ऐसा क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड की कॉस्ट तो ऑलरेडी फाइनल गुड में इंक्लूडेड है. ऐसा हुआ है आपके साथ कभी, आप ब्रेड लेने गए हो और आपको बेकर ने बोला कि ब्रेड जो है वो 20 रुपीज की और इसमें डला है 5 रुपए का नमक, वो अलग से दो. ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ सॉल्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ ब्रेड. ठीक है, तो वैसे ही फाइनल गुड जो है उनमें इंटरमीडिएट गुड्स की जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, इसलिए हम उनको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते. अगर हम ऐसा करने लगे इट विल रिजल्ट इन डबल काउंटिंग. अगर ये होने लगा तो क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी. डबल काउंटिंग के कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना ही समझो कि वी डोंट डू दैट. इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. Then the last point of inclusion is goods used up in same year are intermediate goods. ये हम पहले भी intermediate good की definition में देख चुके हैं कि एक साल के अंदर जो goods यूज हो रहे हैं उनको हम कौन से goods की कैटेगरी में लेकर आ रहे हैं, intermediate goods के लिए. If they remain for more than 1 year
अगर वो 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रहते हैं देन दे आर ट्रीटेड एज फाइनल गुड। अगर किसी भी बिजनेस में अनसोल्ड हो गए हैं या फिर वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है उन पे प्रोडक्शन बाउंड्री, देन दे आर ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। वी विल कंटिन्यू विथ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स इन द नेक्स्ट लेक्चर।